हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर का, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें। लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी का फुल नेम जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था, यानी 1869 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1948 में, यानी 1948 में हुई थी। ये डेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। आगे है कि पॉपुलरली नोन एज बापू, इनको प्रसिद्ध रूप से बापू का भी नाम लिया जाता है। और द फादर ऑफ नेशन, और इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन, और ये एक राजनीतिक नेता होने से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता हुआ करते थे। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब आध्यात्मिक नेता होता है, एक ऐसा नेता जो कि लोगों के भलाई के बारे में सोचता है और धर्म से जुड़ा होता है। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule, और इन्होंने सफलतापूर्वक ट्रूथ यानी सच्चाई और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का इस्तेमाल किया एज द चीफ वेपन। चीफ वेपन का मतलब होता है मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, किसके, अंग्रेजी शासन के खिलाफ। मतलब बोला गया है कि इन्होंने सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेजी शासन के खिलाफ। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और इन्होंने भारत का मदद किया आज़ादी पाने में। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति में ये पूरी तरह से छाए रहें, या फिर यूं कहें तो ये अपना प्रभुत्व बनाए रहें। ही डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, और इनकी मृत्यु एक फैनेटिक यानी एक कट्टर के हाथों हो गई। कब? 30 जनवरी 1948 को। तो डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हीज ऑटोबायोग्राफी, यानी इनकी जो आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसका नाम है मेरी सच्चाई के साथ। एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया जो है वो एक न्यूज़पेपर हुआ करता था पुराने ज़माने का। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और इन्होंने बहुत सारी जो स्पीचेस दी हैं, भाषण दी हैं अलग अलग अवसरों पे। रिवील्स हिम नॉट ओनली एज द ओरिजिनल थिंकर, वो केवल इनको एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं बताता है, ये नहीं बताता है कि वो एक वास्तविक रूप से सोचने वाले व्यक्ति थे, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस एंड इडियोमेटिक इंग्लिश, और ये भी बताता है कि ये जो थे वो अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार भी थे। राइट। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी ये जो कहानी है इसमें, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे गांधी जी जो हैं वो भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में बात करेंगे कि इसकी नींव कैसे रखी गई है ना। विच हैज सक्सेसफुली विथ स्टूड द पासेज ऑफ टाइम, जो कि समय के साथ अपने जगह पर अचल रहा और अटल रहा। राइट। आगे है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैड द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। मतलब कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है यानी पश्चिमी सभ्यता है, विच हैव द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, जो कि भौतिकी को बढ़ावा देता है। भौतिकी मतलब हो गया ना लग्जरी को, जैसे कि गाड़ी, धन, दौलत, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वो इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता से कभी मैच कर ही नहीं सकता है। दैट एलिवेट्स द मोरल भी, क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो पहले पैराग्राफ में महात्मा गांधी कहते हैं कि आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इन नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यानी मेरा मानना है कि भारत देश ने जो सभ्यता अपने अंदर विकसित किया है उसे दुनिया में नहीं हराया जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वजों द्वारा जो बीज को बोया गया है उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है।
रोम वेंट यानी रोम भी चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट यानी ग्रीस ने भी ऐसा ही अपना भविष्य देखा। यानी कह सकते हैं कि ग्रीस का भी कुछ इसी प्रकार का हश्र हुआ। द माइट ऑफ द फेरोज वॉज ब्रोकन। अब देखिए वर्ड यहाँ पे है फेरोज। फेरोज किसे बोलते हैं? तो जो इजिप्ट में पुराने ज़माने में जो राजा हुआ करते थे उनको हम लोग फेरोज कहते हैं। तो वहीं लिखा है कि द माइट ऑफ द फेरोज वॉज ब्रोकन, यानी जो इजिप्ट के पुराने समय के जो राजा हुआ करते थे उनकी भी शक्तियाँ टूट गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, यानी जापान का भी पश्चिमीकरण हो गया। यानी उसने भी अपने सभ्यता को छोड़ करके जो पश्चिमी सभ्यता है उसको अपना लिया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत देश जो है वह किसी ना किसी तरह अपनी इसी बुनियाद पर अड़ा हुआ है, मजबूत है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मेन ऑफ ग्रीस और रोम। और जो यूरोप के लोग हैं वो अपनी जो शिक्षा है यानी चीज़ों को सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? तो ग्रीस और रोम के जो लोग लिख चुके हैं यानी उनकी जो इतिहास है उससे वो सीखने की कोशिश करते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो कि अब उनके गौरव का हिस्सा है ही नहीं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, यानी उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। यानी यूरोप के लोगों को ऐसा लगता है कि जो गलती रोम और ग्रीस के लोगों ने किया है उसको ये लोग क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे, मतलब उससे ये बच जाएंगे। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, और इस प्रकार की उनकी स्थिति जो है वो दयनीय है या फिर खराब है। आगे है सेकेंड पैराग्राफ में, इन द मिस ऑफ ऑल दिस, मतलब इन सभी चीज़ के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, यानी भारत देश जो है वो अचल है, अपने जगह पर एकदम स्थिर है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और ये जो है वो भारत देश का गौरव है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यानी भारत के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है कि दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, ignorant and storied that it is not possible to induce them to adopt any changes। यानी भारत के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य हैं, इग्नोरेंट यानी अज्ञानी हैं, एंड स्टोरिड यानी मूर्ख हैं, कि उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव लाया ही नहीं जा सकता है। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन यह जो आरोप लगा है वो हमारे योग्यता के विरुद्ध लगा है, उसके अगेंस्ट लगा हुआ है। वॉट वी हैव टेस्टेड, यानी जो कुछ भी हमने परीक्षण किया है, एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जो कुछ भी हमने टेस्ट किया है, परीक्षण किया है, उसे अनुभव की कसौटी पे एकदम से खरा पाया है। लिखा है ना एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, इसका मतलब होता है अनुभव की कसौटी पे। मतलब हमने अपने सिविलाइजेशन का एकदम से टेस्ट किया तो हमने ये चीज़ पाया कि भाई ये जो है बहुत सही है, मतलब सारे देश से सबसे आगे जो सिविलाइजेशन है वो हम लोग के देश का है। सो वी डेयर नॉट चेंज, इसीलिए हम बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, मान लीजिए अगर हमारा ही हम लोग का ही अगर सिविलाइजेशन पूरे देश भर में सबसे अच्छा हो तो हमें बदलने की क्या आवश्यकता है? मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, यानी बहुत सारे देश जो हैं वो अपने अपने विचारों को भारत देश पे जबरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं, थोपने की कोशिश करते हैं। एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन भारत देश जो है वो अपने जगह पर एकदम से स्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, और ये जो है वो भारत का खूबसूरती है। इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, यानी ये जो है वो हमारी आशा का आधार है। शीट एंकर ऑफ आवर होप का मतलब होता है आशा का आधार। चलते हैं आगे। थर्ड पैराग्राफ में हमें सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का डेफिनेशन दिया गया है, इसलिए ये जो पैराग्राफ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिखा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू अ मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता जो है वो आचरण की वह पद्धति है जो मनुष्य को अपना कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। यानी सभ्यता से हम क्या कर सकते हैं? जिस देश का सभ्यता अच्छा होता है उस देश के जो लोग होते हैं वो अच्छा कर्तव्य करते हैं। यह इंसान को उसकी ड्यूटी के बारे में बताता है, उसके कर्तव्य के बारे में बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि कर्तव्य का पालन करना और नैतिकता का पालन करना ये जो है परिवर्तनीय शब्द है, मतलब आपस में चेंजेबल है, कन्वर्टिबल है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन, यानी जो नैतिकता का पालन करता है वो अपने मन और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, राइट। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, यानी ऐसा करके अगर हम अपनी मोरालिटी को अच्छे से फॉलो करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं, तो हम
अपने मन के ऊपर और अपनी भावनाओं के ऊपर काबू तो पाते ही हैं, इसके साथ साथ हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, राइट। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर द सिविलाइजेशन मीन्स अ गुड कंडक्ट, यानी गुजरात के लोग जो हैं वो सिविलाइजेशन का मतलब अच्छा आचरण कहते हैं, राइट। आगे है कि इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह डेफिनेशन यानी परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखक ने दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, यानी भारत देश को किसी और देश से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और भारत को बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए जैसा कि वो अभी है। आगे है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी हम ये देखते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी इसको जितना ही ज़्यादा मिलता है उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा होती है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और कितना भी पाले लेकिन हमारा मन जो है वो असंतुष्ट ही रहता है। द मोर बी इंडल्ज इन आवर पैसन, जितना ज़्यादा हम अपने जुनून में लिप्त होते चले जाते हैं, अंदर घुसते चले जाते हैं, द मोर अनब्रिबल्ड दे बिकम, वो उतना ही ज़्यादा बेलगाम हो जाता है। अनब्रिबल्ड का मतलब होता है ना बेलगाम, मतलब हमारे बस में ना होना। लिखा है कि आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, देयर फोर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, यानी इसीलिए वो जो है वो हमारे इंडल्जेंस का मतलब होता है भोग विलास यानी लग्जरी। इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स यानी पूर्वज जो हैं वो लग्जरी के लिए क्या किए हैं, एक लिमिट सेट कर दिए हैं कि आदमी को, मनुष्य को इतना ही ज़्यादा लग्जरी तक सीमित रखना चाहिए अपने आप को, ज़्यादा ऐशो आराम का ज़िंदगी भी नहीं जीना चाहिए। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा है और उन्होंने बताया है कि जो हैप्पीनेस यानी खुशियाँ है ये मेंटल कंडीशन है, यानी एक मानसिक स्थिति है। आगे है 6 पैराग्राफ कि अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर अमीर है तो ही वह खुश होगा, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, और कोई इंसान गरीब है तो वह दुख होगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, यानी आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो अमीर व्यक्ति हैं वहीं नाखुश होते हैं, दुख होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और देखा गया है कि जो गरीब लोग होते हैं वो उनको थोड़ा सा ही मिल जाता है लेकिन उसी में वो खा पी कर काफ़ी संतुष्ट भी रहते हैं और काफ़ी खुश भी रहते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और ऐसा अब हमें भी पता है कि कई लाख जो लोग हैं वो हमेशा गरीब के गरीब ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यानी इन सभी चीज़ को देख करके आवर एंसेस्टर्स डिसीडेड अस फ्रॉम द लग्जरी एंड प्लेजर्स, यानी हमारे पूर्वज जो हैं वो हमें विलासिता यानी ऐशो आराम और भोग विलास से हमें अलग रखने की कोशिश करते हैं। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, और वो कहते हैं कि हमने बिल्कुल उसी प्रकार के हल से काम चलाया है जो कि हजारों साल पहले हुआ करता था। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन द फॉर्मर टाइम्स, यानी वो कहते हैं कि आज भी हम उसी प्रकार की झोंपड़ियाँ में रहने की कोशिश करते हैं जैसा कि पहले यानी फॉर्मर टाइम्स यानी पहले के समय में हुआ करता था। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, और आज भी हमारा जो स्वदेशी शिक्षा है वो बिल्कुल पहले की तरह ही बना हुआ है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, हमारे पास बिल्कुल लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन नाम का चीज़ नहीं है, मतलब एक ऐसी कंपटीशन बिल्कुल नहीं है जिसमें लोग अपने जीवन को ही खराब कर लेते हैं, राइट। कि ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, यानी यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपना व्यवसाय या व्यापार ही करते हैं। एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, और बिल्कुल नियमित वेतन ही लेते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिडंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, अब ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि हमें मशीनरी का आविष्कार करना ही नहीं आता है, बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो जानते हैं या फिर जानते थे। इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, यानी अगर हम अपना दिल इन सब चीज़ों के पीछे लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स, तो हम लोग एक नौकर की तरह बन जाएंगे यानी गुलाम की तरह बन जाएंगे और अपनी नैतिकता को खो देंगे, राइट। दे देयर फोर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, यानी इसीलिए उन्होंने काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, यानी इतना विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो अब हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं, राइट।
आगे है कि दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट, यानी उन्होंने देखा है कि हमारी जो वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य जो है वो हमारे हाथों और पैर से उचित उपयोग में ही निहित है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें वास्तव में खुशी चाहिए या फिर अपना अच्छा स्वस्थ चाहिए, तो हमें अपने कार्य को अपने हाथ और पैरों से ही करना चाहिए, मशीनरी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। आगे है कि दे फर्दर एसोसिएटेड द लार्ज सिटी वेयर अ स्नेयर, यानी वो आगे ये चीज को भी कहते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं, नगर हैं, वो एक जाल की तरह है, राइट, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और बिल्कुल निकम्मे बंधन की तरह है, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, यानी जो लोग वहां पे जाते हैं वो ज्यादा सुखी नहीं रहेंगे। दैट देयर वुड बी द गैंग्स ऑफ द थीप, यानी वहां पे चोरों के गिरोह होंगे, एंड रॉबर्ट्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लरिशिंग इन देम, यानी कहा गया कि वहाँ पे चोर होते हैं, डकैत होते हैं, लुटेरे होते हैं, और वैश्यावृत्ति और बुराई जो है वो उनमें एकदम से पनप रहे होती हैं, राइट। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, और अगर गरीब लोग वहाँ पे जाते हैं तो अमीर लोग उन्हें लूट लिया करते हैं। दे वेयर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, इसीलिए जो गरीब लोग हैं वो आमतौर पे छोटे से गांव में रहकर ही संतुष्ट रहते हैं, राइट। दे सॉ दैट द किंग्स एंड देयर swords वेयर inferior टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, यानी उन्होंने देखा है कि राजा हो गए या फिर उनकी जो तलवार हो गई वो नैतिकता के तलवार के सामने छोटी पड़ जाती हैं। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेन ऑफ द अर्थ टू बी inferior टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, यानी इसलिए उन्होंने कहा है कि जो पृथ्वी के शासक हो गए हैं वो ऋषि मुनियों और फकीर से भी क्या छोटे पड़ जाते हैं, राइट। इन्फेरियर का मतलब होता है ना छोटा। अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, यानी एक ऐसा राष्ट्र जिसमें ऐसा संविधान है, इज फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, यानी भारत देश के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे इतना अच्छा संविधान है कि इसे दूसरे से सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दूसरों को इससे सीखना चाहिए। द नेशन हैड कोर्ट्स, यानी ये जो देश है इसमें अदालतें हैं, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, यहाँ पे लॉयर्स वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, बट दे वेयर ऑल विथ इन बाउंड्स, लेकिन सभी के सभी जो हैं वो अपनी सीमाओं के अंदर में रहते हैं। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वेयर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, इसका मतलब ये है कि सभी लोग जानते हैं कि ये जो इनका जो ऑक्यूपेशन है, पेशा है, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा ऊपर नहीं है। मोरओवर दीज वकील्स एंड वैट्स डिड नॉट रॉब पीपल, यानी ये जो वकील हैं, इसके अलावा ये जो वकील हैं और जो वैद लोग हैं, ये लोगों को नहीं लूटते हैं। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, इनको माना जाता है कि ये जो लोग के ऊपर आश्रित हैं। नॉट देयर मास्टर्स, यानी ये अपने स्वामी यानी मालिक के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, बल्कि ये लोगों के ऊपर आश्रित होते हैं। जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर, यहाँ पे जो न्याय होता है वो बिल्कुल निपक्ष न्याय होता है, मतलब किसी के खास आदमी के फेवर में नहीं होता, एकदम निष्पक्ष होता है। द ऑर्डिनरी रूल्स वॉज टू अवॉइड कोर्ट, और आमतौर पे यहाँ पे जो ऑर्डिनरी रूल है यानी सामान्य तरह का नियम जो है वो ये है कि लोग ऐसा गलती करें ही ना कि उन्हें अदालत में जाने का जरूरत पड़े। देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल इन टू देम, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार का दलाल नहीं है जो कि लोगों को बहला फुसला करके कोर्ट में ले आता है या फिर अपना काम निकालता है। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, यहाँ पे जो सामान्य लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं और अपनी कृषि यानी खेती बाड़ी को अच्छे से देखते हैं। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और वो जो है वो सच्चे रूप में होम रूल को फॉलो करते हैं, मतलब अपने देश में रह करके अपना ही राज्य को बनाना, उसको हम लोग होम रूल कहते हैं। आगे है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब बाई मी, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है जैसा कि मैंने उसका वर्णन किया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब बाई इट्स वोटरीज, यानी इसके जो समर्थक लोग हैं यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन के समर्थक हैं वो भी उसी प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के किसी भी कोने में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, यानी किसी भी सभ्यता में, हैव ऑल मैन अटेन परफेक्शन, यानी दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा कोना नहीं है, या कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं, सभ्यता नहीं है जहाँ पे हर एक जो व्यक्ति है वो एकदम से परफेक्ट हो, परिपूर्ण हो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, यानी भारतीय सभ्यता का जो गुण वो क्या है कि मोरल बीइंग यानी नैतिकता को बढ़ावा देता है।
दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है यानी पश्चिमी सभ्यता है वो इमोरलिटी यानी अनैतिकता को बढ़ावा देता है। द लेटर इज गॉडलेस, यानी जो बाद वाला बताया गया है यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो गॉडलेस है, मतलब ईश्वरहीन है, वो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ, लेकिन जो बाद वाला है यानी हमारा भारतीय सभ्यता है, बिलीफ इन गॉड, वो भगवान में विश्वास रखता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast। इसका मतलब ये है कि इतनी समझ और इतना विश्वास भारत के लोगों में है कि जितने भी भारत के प्रेमी हैं यानी जितने भी लोग भारत से प्रेम करते हैं उनका यह कर्तव्य है कि वो पुरानी भारतीय सभ्यता से बिल्कुल उसी प्रकार से जुड़े रहें जैसे कि एक बच्चा माँ की छाती से चिपका रहता है, राइट। आगे गांधी जी कह रहे हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट, यानी मैं पश्चिम से नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर, बल्कि पश्चिमी साहित्य से मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं उसके लिए पश्चिम यानी जो वेस्टर्न कल्चर है उसका मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट्स, लेकिन मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का धन्यवाद भी देता हूं कि उसने मुझे यह सिखाया है कि अगर भारत को उसकी सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो मुझे अपने देश के लोगों से ये चीज़ बिल्कुल कहनी चाहिए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को बहुत साल एक्सपीरियंस करने के बाद आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, उससे मैंने एक सबक सीखी है, एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल द कॉस्ट, कि हमें, उन्होंने गांधी जी ने क्या लेसन सीखा है तो वो कहते हैं कि मैंने एक सबक सीखी है कि हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन को किसी भी प्रकार से छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। सन का मतलब होता है ना त्याग देना या छोड़ देना। आगे है कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, अब वह आधुनिक सभ्यता क्या है, तो इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी वो जो है वो मटेरियल की पूजा करता है यानी भौतिक चीज़ों की पूजा करता है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, यानी वो जो है वो हमारे अंदर जो जानवर है उसकी पूजा करता है। इट इज़ अनएडल्टेड मटेरियलिज्म, यानी वह जो है वो एकदम शुद्ध मटेरियलिज्म है यानी भौतिकवाद है, वो बिल्कुल लग्जरी को बढ़ावा देता है, वो नैतिकता को बढ़ावा नहीं देता है बल्कि वो लग्जरी को। अनएडल्टेड का मतलब शुद्ध होता है और एडल्टेड का मतलब होता है जो मिक्स हो यानी जहाँ पे मिलावट किया गया हो, राइट। तो बोला गया है कि इट इज़ अनएडल्टेड मटेरियलिज्म, यानी वो बिल्कुल ही शुद्ध मटेरियलिज्म है यानी भौतिकवाद है, वो चीज़ों की पूजा करता है, नैतिकता की पूजा नहीं करता है। And modern civilization is nothing if it does not think at every step the triumph of material civilization, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है अगर वो हर एक स्टेप पर, अगर मटेरियल सिविलाइजेशन यानी भौतिक सभ्यता के बारे में ना सोचे, वो लग्जरी के बारे में ना सोचे, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राइट। आगे है कि इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशंस, यानी दो सभ्यताओं की जो खूबियां हैं उनको आपस में तौलना अगर बेकार नहीं है तो शायद अनावश्यक है, मतलब हमें किसी भी दो सभ्यता को आपस में नहीं तौलना चाहिए, राइट। It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climates। यह बात बिल्कुल संभव है कि जो वेस्ट हैं यानी जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपना सभ्यता जो है वो उनके क्लाइमेट में जो सूट करता है, उनके जो सराउंडिंग में जो सूट करता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना सभ्यता बनाया है। एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, और हमारी जो सभ्यता है वो हमारी कंडीशन में सूटेबल है इसलिए हमने ऐसा बनाया है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्पेयर्स, और दोनों जो हैं वो अपने अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड। अब देखिए मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो अलग सा गुण है वो क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं ना उनमें क्या है, असंतुष्टता है, मतलब उनको जितना ही मिलता है उतना ही ज़्यादा वो और चाहने लगते हैं। उसी को बोला गया ना इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स, यानी उनको जितना ही मिलता है उनकी चाहत उनकी इच्छा जो है उतना ही ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, राइट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ दीज बॉन्ड्स।
और जो हमारा यानी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, इसमें सबसे बड़ी जो गुण है कि हम अपने आप को रोक करके रखते हैं और एकदम रेगुलेट करके रखते हैं, ताकि वैसी जो वांट है, वैसी जो इच्छा है, वो हमारे अंदर उत्पन्न ना हो। यानी हमें जो चीज़ मिले हम उस चीज़ से संतुष्ट हों, ना कि हमें कुछ चीज़ मिले और हम और भी ज़्यादा चीज़ों को पाने की इच्छा करने लग जाएं और असंतुष्ट रहने लग जाएं। तो हमारी सभ्यता हमें यही सिखाती है कि हमें अपने मन को, अपने बुद्धि को कैसे अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, राइट। है कि द मॉडर्न और वेस्टर्न इनस्टेबिलिटीज arises really from the want of living faith in future state and therefore also in divinity। यानी ये जो मॉडर्न और वेस्टर्न इनस्टेबिलिटीज है, यानी अतृप्ति है, अतृप्ति मतलब असंतुष्टता, यानी ये कैसे उत्पन्न हुई है? तो ये उत्पन्न हुई है क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो आज में नहीं जीते हैं बल्कि फ्यूचर में जीते हैं, आगे की सोचते हैं कि भाई आगे हमको चल के ना गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। वो आज में खुश नहीं है बल्कि वो अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, राइट। इसीलिए वो काफ़ी असंतुष्ट रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको डिविनिटी यानी उनको भगवान में भी विश्वास नहीं होता, राइट। इसीलिए वो काफ़ी असंतुष्ट रहते हैं। The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and a existence of divine power। और जो हमारी सभ्यता है यानी एंशियंट यानी जो पुरानी सभ्यता है, ये हमें क्या करती है ना, ऐसे चीज़ों से रोकती है कि हम अपना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें बल्कि हम अपने आज के बारे में सोचें। हम अपने मन को काबू में करें, अपने वश में करें और संतुष्ट होना भी सीखें चीज़ों को, राइट। यानी हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन निकल करके आता है वो कहाँ से आता है कि हम फ्यूचर में ना जी करके बल्कि हम आज में जीते हैं। और दूसरा, हमें डिवाइन पावर यानी भगवान की शक्तियों में विश्वास है।